शादी के बहुत सालों तक कोई औलाद न होने के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह हर मंदिर जाते, हर मस्जिद जाते, जहाँ कोई उन्हें बता देता वह इलाज कराने जाते, लेकिन उन्हें कोई भी औलाद नहीं हुई, जिस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। लेकिन एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। उनके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, लेकिन भगवान को ऐसा लगता था कि राधिका जी और उनके पति की खुशी मंजूर ही नहीं थी। एक दिन अचानक राधिका के पति की मृत्यु हो गई। तब तो उनका बेटा छोटा ही था। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और अपने बच्चे के पालन पोषण में लग गईं। लेकिन मायके वालों ने यह भी कहा कि बेटा को मुझे दे दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर देता हूँ। लेकिन वह नहीं मानी और किसी गांव में एक टूटा फूटा पुराना घर था। उसे देखकर ही लग रहा था कि कई सालों से इसकी ना तो मरम्मत हुई है, ना रंग वगैरह कराया गया है। उस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। पास पड़ोस के लोग ही उन्हें खाने पीने के लिए रोटी दे देते। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन सवेरे सवेरे एक चमचमाती नई कार उस घर के सामने आकर रुकती है। उस कार से एक लड़का उतरता है, जिसने अच्छा सूट बूट पहन रखा था। वह सीधा उस कच्चे मकान में चला जाता है। घर में जाकर देखता है कि वह बूढ़ी महिला अपने बिस्तर को समेट रही थी। तो वह लड़का उस बूढ़ी अम्मा के पैरों से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी संवर गई है। अब इस मामले को देखने के बाद बूढ़ी महिला बहुत ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर यह नौजवान लड़का कौन है, जिसे मैं जानती तक नहीं, और मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी कैसे संवर गई। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक राधिका नाम की महिला रहती थी। राधिका के पति का नाम योगेश है। योगेश एक आम आदमी है और मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाने में लगा हुआ है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उनकी शादी को करीब 10 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान की दया से उन्हें एक संतान हुई। उनके घर में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम वह साहिल रख देते हैं। परिवार बहुत खुश था। योगेश और भी ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी उनका बेटा साहिल सिर्फ 5 साल का था। राधिका इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। वह परेशानियों में उलझ कर रह जाती है। अभी तक तो उनका पति मेहनत मजदूरी करके उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, लेकिन अब वह अपने इस छोटे बच्चे का पेट कैसे भरेंगी, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। राधिका के मायके वाले उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि बेटी तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हमें सौंप दो, हम इसका पालन पोषण कर लेंगे, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे अकेले नहीं गुजर पाएगी। राधिका को अपने घर वालों की यह बातें बहुत बुरी लगती हैं। वह कहती है कि यह बच्चा मेरे पति की निशानी है। भगवान से बहुत मिन्नतें दुआएं करने के बाद हमें एक औलाद नसीब हुई है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं अपने बच्चे के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। राधिका अपने बच्चे को खुद ही पालने का फैसला करती है और दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है। समय गुजरता गया। वो बच्चा साहिल भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन वह अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। वह अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। सिर्फ अपनी मन मर्जी किया करता था। अब साहिल 14 वर्ष का हो गया था और अपने यार दोस्तों के साथ बाहर घूमना, मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। राधिका जी अपने बेटे को बहुत समझाती हैं
कि बेटा साहिल, ऐसे लड़कों के साथ आवारा गर्दी घूमने मत जाया कर। तेरे पापा नहीं हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि माँ से एक ही बेटा ना संभाला गया, लड़का बिगाड़ दिया है। लेकिन साहिल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और एक दिन वह घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और 14 साल की उम्र में बियर पीकर अपने घर लौटता है। अब राधिका जी को इस बात का पता चलता है तो उसकी बहुत पिटाई कर देती हैं। पीटने के बाद वह उसे ताना मारते हुए कहती है कि तो जैसी औलाद से बेहतर होता कि हमें कोई औलाद ही नसीब ना होती। मुझे यह दिन तो ना देखने पड़ते अगर तेरे पापा इस दुनिया में होते। इतना कहकर वह रोने लगती है। रात हो चुकी थी। साहिल कमरे में जाकर लेट जाता है। माँ थोड़ी देर इंतजार करती है कि साहिल खुद ही खाना खाने के लिए कमरे से बाहर आएगा, लेकिन साहिल बाहर नहीं आता तो राधिका जी खुद ही एक थाली में खाना परोस कर उसे खिलाने के लिए कमरे में जाती हैं। लेकिन साहिल अपनी माँ से गुस्सा हो गया था, वह नाराज़ था और खाना खाने से इनकार कर देता है। तो राधिका जी उसे डरा धमका कर जबरदस्ती खाना खिला देती हैं। वह खाना तो खा लेता है लेकिन उसके दिल दिमाग में अभी भी अपनी माँ को लेकर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वह सिर्फ 14 साल का था। लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि जो कुछ आज उसकी माँ ने उसके लिए किया है वह उसके भले के लिए ही किया था। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। माँ बाहर बरामदे में सो जाती है लेकिन साहिल सोता नहीं है। माँ के सोने के बाद वह एक थैले में अपने कुछ कपड़े रखता है और रात के अंधेरे में घर से भाग जाता है। धीरे धीरे पैदल चलकर वो 2-3 गांव को पार करके हाईवे रोड पर पहुंच जाता है और तब तक सवेरा भी हो गया था। हाईवे पर खड़ा होकर किसी से लिफ्ट मांगता है और जैसे तैसे करके मुंबई शहर पहुंच जाता है। मुंबई की भीड़ देखकर वह हैरान रह जाता है। इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ वह पहली बार देख रहा था। वह देख रहा था कि दुनिया चल रही है, भाग दौड़ में लगी है, कोई किसी के लिए नहीं रुक रहा है। सभी अपने कामों में लगे हुए हैं, किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। मुंबई उसके लिए बिल्कुल अनजान शहर था। तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल में जाता है। वहाँ जो मैनेजर था उससे कहता है कि साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए, खाने के बदले आप मुझसे कुछ भी काम करा लेना। तो मैनेजर उसे देखते ही मना कर देता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते हैं। लेकिन साहिल उसके पैर पकड़ लेता है, बोलता है यहाँ साफ सफाई कर लूँगा, कुछ भी काम दे देना, मुझे भूख लगी है। भगवान आपको हमेशा सुखी रखेगा। मैनेजर भी उसकी हालत को देखता है तो उस पर तरस आ जाता है, तो वह उसे खाने के लिए दे देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ जूठे बर्तनों को साफ करना है। अब वह खाना खाने के बाद बर्तनों को साफ करने लगता है। शाम का समय होता है तो वह फिर से मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि साहब, मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं अपने गांव से मुंबई काम धंधा ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरे पास ना रहने के लिए छत है, ना कोई काम जिसे करके मैं पैसा कमा सकूं और अपनी भूख को मिटा सकूं। साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं काम करना चाहता हूँ और रात में यहीं किसी कोने में पड़कर सो जाया करूँगा। तो मैनेजर भी सोचता है कि यह तो सही है, फ्री का मजदूर मिल रहा है जो दिन रात हमारे होटल पर रहेगा और काम भी करेगा। तो मैनेजर कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं राजी हूँ, तुम्हें पेट भर खाना मिल जाया करेगा और रात में सोने के लिए होटल है, बस अपने काम को अच्छे से करना, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब साहिल उसी होटल में रहने लगता है और बहुत अच्छे से अपना साफ सफाई का काम कर लिया करता था।
मैनेजर भी साहिल को जब इतनी लगन और मेहनत से काम करता देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और इसी खूबी की वजह से मैनेजर का वह खास वर्कर बन जाता है। मैनेजर उससे और भी पर्सनल कामों को कराने लगता है, जैसे कि मार्केट भेजना और कस्टमर को मैनेज करना। दिन भर वह होटल में काम करता है और बदले में उसे खाना मिल जाता है। रात होने पर होटल में ही सो जाता था। इसी तरह से उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। होटल पर काम करते हुए उसे 3 साल हो गए और उसकी उम्र अब 17 साल की हो गई थी। एक दिन मैनेजर को अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था, तो वह साहिल पर ज़्यादा भरोसा करता था। उससे कहता है कि बेटा साहिल, मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तुम होटल की देखरेख करना और सभी कस्टमर को अच्छे से मैनेज कर लेना। तो साहिल कहता है, ठीक है साहब, आप बेफिक्र होकर चले जाइए, यहाँ पर मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँगा। साहिल को भी मैनेजर के साथ रहते रहते 3 साल हो चुके थे और उसने भी होटल का मैनेजमेंट अच्छे से सीख लिया था। सिर्फ शुरुआत में ही उसने बर्तनों को साफ करने का काम किया था। जब मैनेजर से वह बढ़िया से घुल मिल गया और उसका व्यवहार देखकर मैनेजर भी उसे ज़्यादा महत्व देता था। अब मैनेजर 2 दिन का बोलकर होटल से बाहर चला जाता है। इसी बीच में साहिल ही होटल का मैनेजर बन गया था और वही सभी कामों को देख रहा था। कस्टमर को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। उसकी आदत और बोलने का तरीका सभी को प्रभावित करता था। उसने यह सब सीखने में बहुत मेहनत लगाई थी, जो आज उसके काम आ रही थी। अब 2 दिन के बाद मैनेजर वापस आता है तो देखता है साहिल ने बहुत अच्छे से होटल को मैनेज कर रखा है। मैनेजर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरा काम और भी आसान हो गया है। अब मैनेजर आए दिन छुट्टी मार लेता और अपने पीछे साहिल को होटल की जिम्मेदारी सौंप देता था। साहिल बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपने कामों में रुचि दिखाता है और ईमानदारी के साथ काम को करता है। और ऐसे ही एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था, तो उसी दिन होटल का मालिक वह होटल का मुआयना करने के लिए आ जाता है। अब होटल में आकर मालिक देखता है कि मैनेजर की जगह तो कोई और ही लड़का बैठा हुआ है और होटल के साथ साथ कस्टमर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब साहिल होटल के मालिक को भी ग्राहक समझता है, क्योंकि उसने तो कभी मालिक को देखा ही नहीं था, तो वह उनके साथ भी अच्छे से पेश आता है। मालिक कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद खाना आता है तो मालिक खाने में कमियां निकालना शुरू कर देता है। जब वह कमियां निकालता है तो सभी स्टाफ उनके आसपास इकट्ठा हो जाता है। तो साहिल इस मामले को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टाफ के जो पुराने वर्कर थे वह मालिक को पहचान जाते हैं, तो वह मालिक को पहचानते ही प्रणाम करने लगते हैं। उन्हें प्रणाम करता देख साहिल भी हैरान रह जाता है, तो उन वर्कर से पूछ लेता है कि यह इंसान कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि यह इस होटल के मालिक हैं। इतना सुनते ही साहिल एक तरफ शांति के साथ खड़ा हो जाता है। तो तभी होटल का मालिक साहिल की पीठ को थपथपाते हुए कहता है कि बेटा शाबाश, तुमने जो आज काम किया है वह तारीफ के काबिल है। अब वह साहिल से पूछता है कि यह बताओ बेटा, जो मैनेजर मैंने होटल के लिए रखा था वह कहाँ है। तो स्टाफ के लोग सारी बात मालिक को बताते हैं कि मैनेजर साहब घूमने चले जाते हैं और अपने पीछे साहिल को होटल की जिम्मेदारी सौंप जाते हैं। अब सारा मामला सुनने के बाद मालिक ने साहिल के नेचर को भी देख रखा था, साथ ही उसके काम को भी देख चुका था। तो वह तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें आज के बाद मेरे होटल में आने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना घूमने में समय गुजार लेना।
मैंने होटल के लिए कोई दूसरा मैनेजर रख लिया है और फिर साहिल को ही उस होटल का मैनेजर बना देते हैं और कहते हैं कि बेटा, इसके बाद भी मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, समय आने पर तुम्हें बताऊंगा। मालिक के पास इससे अलग 3 होटल और भी थे, लेकिन जिस होटल को साहिल ने मैनेज कर रखा था उसकी कमाई सबसे ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि साहिल ईमानदारी से सभी पैसा इकट्ठा करके मालिक को सौंप देता था और ग्राहकों की संख्या भी उसने अपने व्यवहार से बढ़ा ली थी। वह प्रत्येक ग्राहक को अच्छे से संतुष्ट करता था, जिससे ग्राहक उनके होटल पर बार बार आने लगते हैं और उनकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बात को देखकर होटल का मालिक भी हैरान रह जाता है। वो सोचते हैं कि साहिल बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का है। उसने अपने बलबूते पर मेरे होटल की बिक्री को बढ़ा दिया है। एक दिन मालिक साहिल को अपने घर खाने पर बुलाते हैं तो साहिल मालिक के घर पहुंच जाता है। घर बड़ा ही आलीशान बना हुआ था। सिर्फ पति पत्नी ही घर में रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अब साहिल घर के अंदर प्रवेश करता है तो मालिक और मालकिन खाना खा रहे थे। साहिल को आता देख उसे भी डाइनिंग टेबल पर बुला लेते हैं और उसे अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते हैं। खाना खाते समय मालिक उससे कहता है कि बेटा साहिल, जब से तुमने होटल को संभाला है होटल की बिक्री एकदम से बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चारों होटल को मैनेज करके चलो, सभी को थोड़ा थोड़ा समय दो। साहिल मालिक के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और मालिक की कहे अनुसार उनके चारों होटल को मैनेज करने लगता है। होटल में चाहे नया स्टाफ रखना हो या होटल में कोई मॉडिफिकेशन करानी हो, सभी कामों को साहिल अच्छे से कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और साहिल की उम्र अब 21 साल की हो जाती है। वह अक्सर मालिक के घर जाता रहता था, क्योंकि उसे होटल की कमाई का पैसा और हिसाब देना रहता था। साहिल के घर आने पर मालिक और मालकिन उसे बहुत प्यार से बैठाते, उससे बातचीत करते थे, क्योंकि साहिल भी उनका बहुत आदर सम्मान करता था और ईमानदारी से एक एक पैसे का हिसाब दिया करता था। साहिल से वह अपना घर का सभी कुछ काम कराने लगते थे तो साहिल खुशी खुशी कर दिया करता था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो साहिल को ही अपना बेटा बुला लिया करते थे। एक दिन मालकिन अपने पति से कहती है कि देखिए, साहिल बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करता है, क्यों ना हम इसे ही अपने बेटे के तौर पर गोद ले लें। हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इसका मालिक हमारे बाद किसको बनाएंगे और हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। साहिल में मैंने अपने बेटे जैसा प्यार देखा है और वह अनाथ भी है। तो मालिक कहते हैं, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अभी समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो हम इस बारे में सोचेंगे। दिन ऐसे ही गुजरते गए। कुछ समय बाद मालिक की पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी के सदमे में मालिक की भी तबीयत खराब रहने लगती है तो साहिल से कहते हैं कि बेटा साहिल, अब तुम होटल पर ना रहकर मेरे पास ही रहा करो, क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मेरी कोई संतान नहीं है, तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अब साहिल दिन में तो होटल पर रहता और रात में मालिक के घर ही आ जाता था, लेकिन मालिक की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें अपनी पत्नी की मौत का गहरा सदमा था, जिससे वह पूरी तरह टूट चुके थे। लेकिन साहिल भी उनकी बहुत सेवा में लगा हुआ था। उन्हें दवाई समय पर खिलाता है, रात को सोने से पहले उनके पैरों को दबाता है, उनके तलवों की तेल से मालिश करता है। तो एक दिन जब साहिल मालिक के पैरों को दबा रहा था तो मालिक
उससे पूछते हैं कि बेटा साहिल, तुम्हें इतने दिन हो गए हमारे लिए काम करते हुए, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम यहाँ मुंबई कैसे आए। इसके बाद साहिल अपने शुरू से आखिरी तक की कहानी मालिक को सुना देता है कि कैसे उसके बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके माँ ने उसे दूसरों के घरों में काम करके उसका पालन पोषण किया, लेकिन उसने कभी उनकी परवरिश को ना समझा और ना उनकी परवाह की और एक बार शराब पीकर घर आ गया। माँ ने मुझे बहुत मारा और गुस्से में मैं घर से भागकर मुंबई आ गया। इस बात को सुनते हुए साहिल को भी अपनी माँ की याद आने लगती है और वह रोने लगता है। मालिक उसको दिलासा देते हैं और पूछते हैं कि इतने साल हो गए, क्या तुमने कभी माँ की कोई खबर ली है। तो साहिल बताता है कि नहीं मालिक, मैं कभी वापस लौट कर नहीं गया। माँ की मुझे बहुत याद आती है, लेकिन मैं कभी गांव वापस नहीं गया हूँ। तो मालिक उससे कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी कोई औलाद नहीं है और तुमने हमारा ख्याल एक बेटे जैसा रखा है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। तुम अपने गांव जाओ और अपनी माँ को भी यहाँ लेकर आ जाओ। हम सभी साथ में इस घर में रहेंगे। इस बात को सुनने के बाद साहिल और भी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है और मालिक को अपने गले से लगा कर बोलता है कि मैं आपको मालिक ना बोलकर बाबूजी बोल सकता हूँ क्या। इसके बाद मालिक भी उसकी पीठ सहलाते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे अपना बाबूजी ही बुलाया करना। अब अगले दिन मालिक साहिल को साथ लेकर तहसील पहुंचते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी साहिल के नाम करा देते हैं। उसके बाद घर लौट आते हैं। साहिल से कहते हैं कि बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम गाड़ी लेकर अपने गांव जाओ और माँ को यहीं ले आओ। साहिल खुश हो जाता है और अच्छे से तैयार होकर रात में ही ड्राइवर के साथ अपने गांव के लिए निकल जाता है। सफ़र तय करने के बाद वह सवेरे सवेरे गुजरात अपने गांव में पहुंचता है। गाड़ी को अपने घर के सामने रुकवाया और अपने बचपन के दिनों में खो जाता है कि कैसे बचपन में वह यहाँ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। उसकी माँ उसे डांटा करती थी, प्यार करती थी। यही सब बातें सोच सोच कर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। गांव में इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। तभी साहिल गाड़ी से उतरता है। उसने बढ़िया कपड़े पहन रखा था। सीधा अपने घर में चला जाता है। देखता है उसकी माँ राधिका बिस्तर को समेट रही थी। साहिल अपनी माँ के पैरों से लिपट जाता है और कहता है कि अगर आपने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो मैं कभी इस कामयाबी को हासिल ना कर पाता। अब यह नज़ारा देखने के बाद राधिका जी दंग रह जाती हैं। वह सोचती हैं कि यह लड़का कौन है, इतना बढ़िया सूट बूट पहने हुए है और मेरे पैरों को क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि राधिका, जिसे आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के घरों में काम करके ही बिता दिया था, तो वह उसे ऊपर उठाती हैं और पूछती हैं कि बेटा, क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम। तो साहिल अपनी माँ को गले से लगा कर बोलता है कि माँ, मैं तुम्हारा साहिल हूँ, जो 7 साल पहले घर को छोड़कर भाग गया था। अब अपने बेटे साहिल का नाम सुनते ही बूढ़ी माँ रो पड़ती है, क्योंकि जब साहिल घर छोड़कर गया था तो उसके जाने के बाद राधिका जी ने 3-4 साल उसे बहुत ढूंढने में बिता दिए थे और जब वह नहीं मिला तो सोच लिया कि उनका बेटा मर चुका है और अब कभी लौट कर नहीं आएगा, और वह इस पाप का जिम्मेदार अपने आप को ही मानती थी। फिर वो साहिल को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती हैं। कहती हैं कि बेटा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया,
मेरी ज़िंदगी तेरे बगैर रोज़ाना रो रो कर ही गुजार दी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। मोहल्ले के सभी लोग भी घर के अंदर आ गए थे और उन्हें भी जब यह बात पता चलती है कि यह इनका वही बेटा है जो 7 साल पहले इन्हें छोड़कर चला गया था और आज बहुत अमीर बनकर वापस लौटा है, तो सभी खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, इस बुढ़िया का बुढ़ापे का सहारा तो लौट आया है। अब उसकी माँ अपने आंसुओं को पोंछती है और साहिल से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और आज इतना अमीर कैसे बन गया है। अब साहिल अपनी कहानी उन सभी को सुनाता है कि कैसे कैसे वह इस मुकाम तक पहुंचा है। यह बात सुनने के बाद सभी गांव वाले उसकी सराहना करते हैं और उसकी माँ भी इस बात को सुनकर भावुक हो जाती है कि भले ही यह मेरी सेवा तब ना कर पाया, लेकिन इसने एक बेटे होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। तब यह इतना समझदार नहीं था, वरना तो मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाता, लेकिन समय ने इसको इतना बदल दिया है। तो अब साहिल कहता है कि माँ मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलाना भी है। तो साहिल की माँ कहती है बेटा अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी, मुझे गांव में ही रहने दे। जब तू नहीं था तो इन्हीं गांव वालों ने मुझे सहारा दिया, अब इन लोगों को छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो साहिल जिद करता है कि माँ आपको मेरे साथ ही चलना होगा, मेरे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि कैसे भी करके माँ को अपने साथ ही लेकर आना। इसके बाद माँ भी मान जाती है। अब पूरे गांव वाले बूढ़ी अम्मा को उसके साथ विदा कर देते हैं और साहिल माँ को लेकर अपने मालिक के घर पहुँच जाता है। अब साहिल का मालिक उसकी माँ के पैरों को छूता है और बोलता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। यह बात सुनने के बाद साहिल की माँ की आंखें भर आती हैं। इसके बाद से साहिल और उसकी माँ मालिक के साथ ही उनके घर में रहने लगते हैं। साहिल की माँ कभी कभी अपने गांव भी आ जाती थी, लेकिन अब बढ़िया साड़ी और अच्छे से तैयार होकर गाड़ी में बैठकर जाती थी और जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की थी उनसे वह घंटों घंटों बैठकर बातें किया करती थी। साहिल भी अपने गांव आता था और उन सभी लोगों को हमेशा शुक्रिया करता था जिन्होंने उनकी माँ की देखभाल की थी। उनके एहसान को वह जिंदगी भर नहीं भूलता है। अम्मा और बेटा अच्छे से रह रहे थे। कुछ समय बाद माँ अपने बेटे से कहा कि बेटा इस घर में एक बहू की कमी खल रही है, तुम शादी कर लो। तब यह बात कुछ जान पहचान वालों को पता चली और अच्छी लड़की की खोज पूरी हुई। कुछ समय में साहिल की शादी भी हो गई। घर में बहू आई। राधिका जी फूली नहीं समा रही थी क्योंकि उनकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती थी। अब उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। अब राधिका जी को एक ही आस थी कि उनके एक पोता या पोती हो जाए, वह उसका भी मुंह देख लें। तो दोस्तों, राधिका जी ने अपने बेटे के पालन पोषण के लिए जो निर्णय लिया था उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।